अच्छा सर, ऑल टुगेदर अब इसकी दूसरी एडजस्टमेंट को देख लेते हैं जो कि रिलेट करती है परचेज कंसिडरेशन से, यानी आपके वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देगी जो कि रिलेट करती है परचेज की कंसिडरेशन से। सर, परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि आपने सामने वाली कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए कौन कौन सी कंसिडरेशंस या तो दे दी हैं या देने का वादा किया है, क्योंकि देने का वादा किया है का मतलब है डेफर्ड कंसिडरेशन। क्लियर है? तो अगर मैं हल्का फुल्का रिकैप कर रहा हूँ तो आप कैश दे सकते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं कि पैसे बाद में लीजिएगा। आप बोल सकते हैं कि भाई कुछ पैसे दे दूंगा कंटिजेंट अपॉन सम इवेंट, या तो आप कहेंगे पीपी एज अ कंसिडरेशन ले लो, या अपनी डेट सिक्योरिटीज भी ऐसा कंसिडरेशन दे सकते हो। व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकता है। आए देखते हैं सवाल में क्या, पर ये बता दूं ये सवाल में ऑल टुगेदर एरर ही एरर है, तो यानी आपने कंसोलिडेशन किए एरर्स की करेक्शन करनी है, दैट्स इट। पहली एडजस्टमेंट क्लियर हो गई, दूसरी की बात कर लेते हैं, आ जाए। बोलता ही है कि परचेज कंसिडरेशन ऑफ ए आई एम के शेयर्स कंप्राइजेज ऑफ पहले तो कैश कंसिडरेशन 1.5 million, out of which 702,464 पेएबल ऑन दिसंबर 31 2021, यानी क्या ये रहा है कि 1.5 मिलियन टोटल कुल मिला के कैश देना है। इसके अंदर 702,464 की ऐसी अमाउंट है जो मैं दूंगा 31 दिसंबर 2021 को, यानी अगर मैंने इस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है जनवरी 1 2019 पे, तो 19 20 21 ये जो वैल्यू है ना 702,464, सर दिस वैल्यू इज आफ्टर 6 ईयर्स, यानी ये 6 ईयर्स बोल रहा हूँ, 3 ईयर्स, 3 साल के बाद की वैल्यू है। आप इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो क्या इस बात को मानते हो, क्या आप इस बात को मानते हो कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे? और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई, आप इसको इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि देखें आप कहेंगे अगर आज पैसे देता तो वो शेयर्स की वैल्यू ये होती, बाकी जो ज्यादा पैसे दे रहा हूं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो मेरे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे ग्रुप रिजर्व में जाती है। अब इस बात को याद रखिएगा, यहां पे एनसीआई का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट एंटिटी की अपनी लाइबिलिटी है जो कि वो ग्रुप के बाहर किसी को देगा, शेयर होल्डर्स को। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट विद द सब्सिडरी, दिस ट्रांजैक्शन इज विद किसके साथ है सर? शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी, जो कि अपने शेयर्स हमें देके वहां से कटे जाएंगे, शार्ट हो जाएंगे, उसके बाद उनका कोई कंपनी से ताल्लुक नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। यानी सर टेक्निकली मैंने जो कहा है कि भाई मैं आपको 3 साल बाद पैसे दूंगा, आपने इन्वेस्टमेंट को आज क्या अप्लाई करना है, तो उसके अंदर जो ज्यादा पैसे आप देने की बात कर रहे हैं वो शेयर्स के नहीं है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है, तो उसको इंटरेस्ट के नाम पे ही अकाउंट फॉर कीजिएगा। ये बात क्लियर है? आ जाए जी देखते हैं। बोलता ही है फर्दर ए वाई कंबाइंड कंबाइंड कह रहा हूं कमिटेड टू इशू 2 shares in AEY लिमिटेड फॉर एवरी 1 share in ए, यानी वो कह ही रहा है कि भाई मैंने ना अपने शेयर्स भी देने हैं आपको, मैं शेयर होल्डर्स को कह रहा हूँ ना कि सब्सिडरी को। मैं शेयर होल्डर को ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अपनी कंपनी के शेयर्स भी दूंगा, अपनी आपसे मैं जितने शेयर्स ले रहा हूँ उस हर एक शेयर के अगेंस्ट में अपनी कंपनी के 2 शेयर दूंगा। सही है जी? आगे देखते हैं। शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल ऑफ ए आई एम के लिमिटेड, सही है जी, वॉज ₹1 million ऑफ ₹10 ईच विद रिमेन अनचेंज, यानी उसने कहा कि भाई शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। और दूसरी चीज ये कि शेयर्स देने का वादा किया जनवरी 1 2020 पे, यानी अगर जनवरी 1 2019 पे ये सौदा हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं शेयर्स आपको दूंगा, अपनी कंपनी के शेयर्स आपको दूंगा 1 साल बाद। तो सर सौदा जब हो रहा है मुझे तब की प्राइस लेनी है, तब के लिए रेलेवेंट प्राइस होगी। आगे अच्छा भाई, आगे कहता यह है कि भाई शेयर प्राइस ऑफ ए वाई यानी पेरेंट एंटिटी और सब्सिडरी की जो दी हुई है जनवरी 1 को, सही जी, 65 और 50 दी हुई है, और जनवरी 1 2020 को दी हुई है 75 और 64। सर मेरे लिए 75 और 64 जो है वो रेलेवेंट नहीं है, मेरे लिए जो रेलेवेंट प्राइसेस हैं वो 65 और 50 है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की, क्योंकि जब मैंने इक्विटी कमिट की है इशू करने की, मैं उस दिन की इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालूंगा और शेयर कैपिटल को मैंने रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। बात क्लियर है? अच्छा भाई, यानी हम टेक्निकली ये कहते हैं रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स क्रिएट हो जाता है हमारे पास। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद वो क्या ये रहा है कि भाई ए ई वाई यानी पेरेंट एंटिटी, सही है जी, रिकॉर्डेड अमाउंट टू बी पेड ऑन दिसंबर 31 2021, यानी जो अमाउंट मुझे दिसंबर 31 2021 को पे करनी थी वो ये रिकॉर्ड कर चुका है अपने पास 702,464 से। बात समझते हैं, उसने प्रेजेंट वैल्यू नहीं ली, उसी पे रिकॉर्ड कर लिया था। और आई बिलीव जब उसी पे रिकॉर्ड कर लिया था तो ग्रो भी उसी को ही करवाया होगा। मतलब सर जो अभी तक आप यहाँ पे ऊपर जो फाइनेंशियल्स देख रहे हैं ये वाले,
यहां तक 2 साल हो चुके, तो 2 सालों का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गलत रिकॉर्ड हुआ होगा, इस बात को भी आप मद्देनजर रखें। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी सर, आगे मैं आपको समझाऊं इस बात को। और सर दूसरी कहता ही है, एंड शेयर कंसिडरेशन एट अ प्राइस ऑफ ₹75 पर शेयर। 75 पर शेयर आपको दी हुई है जनवरी 1, 2020 की प्राइस पेरेंट की। और 75, बात समझिएगा, 75 पर शेयर जब वो कह रहा है, प्लीज सुनिएगा, 75 पर शेयर जब वो कह रहा है तो मतलब उसने व्यू लिया है कि जनवरी 1, 2020 का, यानी 1 साल बाद की वैल्यू ली, जबकि लेनी चाहिए 1 साल पहले की वैल्यू जब आपने एक्वायर किया है। और लिख के भी देता है, बाय टेकिंग अ व्यू दैट शेयर्स विल बी इशूड ऑन जनवरी 1, 2020, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 12% का। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितने का? 12% का। सर आए इसको सही कर लेते हैं, देखिए इसमें अकाउंटिंग नहीं करनी है, इसमें जो हुआ हुआ है उसको सही करना है। आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं यहां पर देखूं सारी चीजें हटाकर, सही, सारी चीजें हटाकर, तो क्या आप इस बात को मानते हैं मेरी, क्या आप इस बात को मानते हैं बच्चों मेरी, कि यहाँ पे जो ये कंसिडरेशन, देखो बाकी तो सब सही है ना, इसमें कंसिडरेशन इतने पे रिकॉर्ड हुई है, होनी कितने पे चाहिए थी? 5 लाख रुपए पे। क्या मैं कह सकता हूं कि अब आप समझेंगे नेट एसेट सही है? अब जो पंगा है वो किसमें है सर? कंसिडरेशन में है। नेट एसेट्स के जो भी मामला थे वो ऊपर देख लिए। अब आप देखेंगे कंसिडरेशन की वजह से कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा इंपैक्ट आएगा। अब मुझे एक बात बताएं, सोचें, इफ योर नेट एसेट्स अज्यूम टू बी कांस्टेंट, सेम है, और अगर इन्वेस्टमेंट को जो मैंने ज्यादा पे रिकॉर्ड किया अगर मैं कम करूंगा कितने से? 202464 से, क्या मैं कह सकता हूं कि गुडविल विल बी रिड्यूस बाय दिस अमाउंट? गुडविल रिड्यूस हो जाएगी 202464 से, ऐसा ही, क्योंकि ज्यादा देखो भाई, जब कंसिडरेशन ज्यादा थी, खुद सोचें, जब कंसिडरेशन ज्यादा थी और नेट एसेट्स अपनी जगह है, तो गुडविल भी क्या ही होगी? ज्यादा ही होगी, और इतने से ज्यादा ही होगी। चलें जी, अब मेरी बात समझें इसके आगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जब ये अमाउंट ज्यादा थी तो इसी के ऊपर, इसी चीज के ऊपर मेरे पास 12% का इंटरेस्ट भी ज्यादा लगा होगा? इसी के ऊपर मैंने लगा दिया 12%। सही है जी, ये हो गया 2019 का इंटरेस्ट। और सर अगर मैं आपको ये कहूँ कि बाकी सब चीज़ें सही होंगी, इसी के ऊपर, इसी एडिशनल अमाउंट के ऊपर ये एडिशनली ऐड हुआ होगा, ये एडिशनली ऐड हुआ होगा, इसके ऊपर फिर 12% लगा होगा, और ये मेरे पास इंटरेस्ट आया होगा 2020 का। ऐसा ही है 2020 का। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि पूरे सिनेरियो के अंदर, पूरे सिनेरियो के अंदर अगर मैंने इतने से ज़्यादा लायबिलिटी बुक की थी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बुक हुई होगी। मैंने इन्वेस्टमेंट को, बात समझिएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट को रिवर्स करना, टेक्निकली गुडविल को कम करना कंसोलिडेटेड बुक्स में, मैंने गुडविल को कम कर दिया। गुडविल कितने से कम होगी? 202 से। सही है जी। फिर मैंने कहा जो आपकी, बात समझिएगा, जो आपकी लायबिलिटी थी वो आपकी आनी चाहिए थी 5 लाख रुपए से, आपने रिकॉर्ड की हुई थी इतने से, तो टेक्निकली इतने से ज़्यादा थी। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगा होगा, फिर यही इंटरेस्ट आपका इसमें ऐड हो गया होगा, यही इंटरेस्ट आपका इसमें ऐड हो गया होगा, और इसके ऊपर इतना ही इंटरेस्ट ज़्यादा आया होगा अगले साल का। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग सही करूँ और मैं कहूँ तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स, तो मैंने कहा कि भाई ये जो दो अमाउंट्स हैं, ये जो दो अमाउंट्स हैं, इतने से मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्डेड, सही है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको लिखते हैं एक्सेस रिकॉर्डेड। अच्छा सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सेस रिकॉर्ड हो गया तो ये ग्रुप रिजर्व में गया होगा ना, क्योंकि इससे पेरेंट एंटिटी का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो पे करना है वो पेरेंट को करना है ना, इसका एनसीए का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा ग्रुप रिजर्व इतने से डेबिट हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ मेरा ग्रुप रिजर्व इतने से डेबिट हो जाएगा? तो सर आए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये रहा जी। मैंने कहा सर आपको गुडविल समझ आती है? 202464, ये रही सर, ये रही आपकी। आपने कहा कि सर आपका जो ग्रुप रिजर्व है, सही है जी, ग्रुप रिजर्व है 51506, क्योंकि देखें ये एक्सपेंस आपका डेबिट होते होते आपके ग्रुप रिजर्व कम हो गया था ना, तो आपने अब ग्रुप रिजर्व को क्रेडिट कर दिया, मैंने गलती से डेबिट करता क्रेडिट कर दिया। अच्छा, क्रेडिट करने का मतलब है आपने एक्सपेंस को रिवर्स किया, क्योंकि ज़्यादा बुक हो गया था। अब अगर मैं बात कहूँ, लाइबिलिटी शुरू हुई थी यहाँ से, आई यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, ये टोटल लाइबिलिटी है, और टोटल लाइबिलिटी होनी चाहिए थी इतने पे, तो कितने से एक्सेस है सर? इतने से। आप अगर इन दोनों को सम करें और देखें, ये आपकी एंट्री एग्जैक्ट मैच होती है। यानी सर सिंपल उसूल क्या था, डे 1 के ऊपर आपने
डेफर्ड कंसिडरेशन को नीचे लायबिलिटी को ज्यादा रिकॉर्ड किया, ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई, उससे गुडविल बढ़ गई। आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को घुमाया तो उससे गुडविल क्या हो गई, कम हो गई, ये रही। फिर आपने कहा भाई जब डेफर्ड लायबिलिटी ज्यादा रिकॉर्ड हो गई थी तो ग्रो भी ज्यादा हुई होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज्यादा आया होगा, तो मैंने पहले इंटरेस्ट की वर्किंग की और फिर मैंने देखा लायबिलिटी है इतने पे, होने इतने पे चाहिए, इतने से घुमा दूंगा। बात क्लियर है। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, बच्चों जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो देखिए आपके पास जो भी डेफर्ड कंसिडरेशन आ रही है 881171 देखो यही आ रही है, ये वाली, क्योंकि रिकॉर्ड ऐसे हुई हुई थी, मुझे आना है इस पे। तो आप कितने से घुमा देंगे सर, 253 से। आई होप अब आपको ये बात क्लियर है कि मैंने सवाल इस थॉट से बनाया था, इस थिंकिंग से बनाया था कि सारी चीज़ें आपके ऊपर से मैच हों। तो अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास ऊपर सवाल के अंदर 881171 पे डेफर्ड लायबिलिटी आ रही है, क्योंकि वो ज़्यादा आ रही है, होनी चाहिए इतने पे, आपने इतने से रिवर्स कर देना है। क्लियर है बात, क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप कंसोलिडेशन में एडजस्टमेंट्स पार्ट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं सर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे सर, अगली एडजस्टमेंट की अगर बात करूँ तो सर अगली एडजस्टमेंट के अंदर वो कहता ही है कि भाई जो शेयर प्राइस है, तो पहले तो हम नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग कर लेते हैं ना। मैंने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे हैं बच्चों, कितने परसेंट सर, 75% शेयर्स खरीदे हैं। मैं आगे गया, मैंने कहा सर अगर मैं 75% शेयर्स की बात करूं तो मैंने कहा सर 1 मिलियन को 10 से डिवाइड किया तो 75,000 शेयर्स मैंने खरीदे हैं। ये बात क्लियर है। आगे मैंने कहा सर 75,000 को, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, उसके जितने मैंने उससे शेयर्स खरीदे हैं उसके हर एक शेयर के अगेंस्ट में अपने दो दूंगा। तो कुल मिला के मैं कितने शेयर इशू करूंगा सर, 1,50,000 शेयर। और मैंने कहा सर मेरे एक शेयर की वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 65 है, 65 है। उसने कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 75 पे। तो सर मैंने क्या कहा, क्या उसने ये हरकत की हुई है, कैपिटल और प्रीमियम में ये डाला हुआ है, कैपिटल और प्रीमियम में ये डाला हुआ है। अच्छा जी, ये पेरेंट एंटिटी का अपना है, पेरेंट एंटिटी का अपना है। तो सर अगर मैं अगर गलत बात नहीं कहूँ, क्या आप मानते हो कि उसने जब 75 ले लिया ना, 75,000 यानी 75 पर शेयर ले लिया, इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ गई, कैपिटल प्रीमियम भी इतने से बढ़ गया। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो ये तो सोचो कि गुडविल भी इतने से इंक्रीज हो गई होगी, यानी जितनी एक्सेस है। पर अगर मैं देखूं, ये होनी चाहिए थी कुछ इस हिसाब से बच्चों, ये होनी चाहिए थी कुछ इस हिसाब से, ऐसा ही है, होनी चाहिए थी इस हिसाब से। तो हमने कहा रिकॉर्डेड और टू बी रिकॉर्डेड। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ इतने से मेरी इक्विटी भी ज़्यादा है, इतने से मेरी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1.5 मिलियन से मैं अपनी गुडविल को क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा, ऐसा ही है। और अपने शेयर प्रीमियम को रिवर्स करूँगा। सर कैपिटल को क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट 10 पे हुआ हुआ है। बात क्लियर है। तो सर सिंपली इसका हल ये था कि आप अपनी जो कोई ये लॉजिक लगाओ, जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी ना, नेट एसेट्स कांस्टेंट, उतनी गुडविल ज़्यादा होगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट को सही करोगे तो टेक्निकली आपने अपने पास गुडविल को एडजस्ट करना है, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट था प्रीमियम का, वो भी ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ था, उसको भी कम कर दो। यानी टेक्निकली नीचे से प्रीमियम कम हुआ, ऊपर से गुडविल कम हुई, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। बात क्लियर है। अगली क्लास में सर अगली एडजस्टमेंट करते हैं। जज़ाकल्लाह।